हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जो पहला चैप्टर था वो तो पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। उस चैप्टर में एक तरह से हम लोगों ने परिचय देने की कोशिश की थी कि क्या हमारा विषय है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई। एडम स्मिथ साहब की बात की थी, जॉर्ज मेनार्ड कीन्स की बात की थी। तो इन लोगों से कैसे इन्होंने योगदान दिया, क्यों जरूरत पड़ी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी बात की थी। अब हम लोग सब्जेक्ट में एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें स्टार्ट होंगी। और इसमें भी मैंने आपको पहले बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो आम जनता है वो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से ही कनेक्ट कर पाती है। मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज वो लोग नहीं देख रहे होते हैं। तो इसी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इसमें पहला जो टॉपिक आएगा अपना सेकंड चैप्टर का नाम ही है, वो है नेशनल इनकम का। ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम लोग उसको बोलते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक। अच्छा, इसी को हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ अवधारणाएं हैं, उनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार है, आराम से समझेंगे एक एक करके। उद्देश्य हमारे इस चैप्टर का क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं पहले ही। तो एक तो उद्देश्य हमारा है कि एक सरल अर्थव्यवस्था की मूल कार्य पद्धति क्या होती है। मूल मतलब मूलभूत, यहां पर आप समझ लीजिए। ठीक है, फंडामेंटल, मूलभूत। अच्छा, क्या होता है? कोई एक सिंपल इकोनॉमी है। सिंपल इकोनॉमी मतलब जहां पर जिसको हम आसानी से समझ पाए, क्योंकि अभी हम लोग सब्जेक्ट को समझना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक से बननी चाहिए। तो वो अंडरस्टैंडिंग ठीक से बनने के लिए हम एक बहुत सिंपल इकोनॉमी लेकर के चलेंगे, जिसमें हम कौन कौन से मेन पैरामीटर्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो उसकी कार्य पद्धति कैसी होती है इसकी बात करेंगे। अच्छा, और क्या करेंगे? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सकल आय। समझ रहे हैं मतलब क्या हुआ? जैसे भारत एक अर्थव्यवस्था है, तो भारत अर्थव्यवस्था में पूरे देश की कितनी आय हो रही है कैसे निकालेंगे? सारे लोगों की आय को जोड़ा जाएगा। आपको कितनी सैलरी मिल रही है, उसको कितनी मिल रही है, उसको कितनी मिल रही है, इसको कितनी मिल रही है, मुझे कितनी मिल रही है, मेरे भाई को कितनी मिल रही है, मेरे किसी दोस्त को कितनी मिल रही है। सारे लोगों की सैलरी हम जोड़ते चले जाएं तो हम पूरे देश की सैलरी निकाल सकते हैं ना। एकदम सिंपल लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, आप समझिए। तो एक तो ये भी तरीका होता है जो मैंने बताया, और भी तरीके होते हैं। ठीक, तो क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सकल आय की गणना करेंगे, हम निकालेंगे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए आय का चक्रीय क्रम। मतलब क्या हुआ? जो मेरी सैलरी हुई, उससे मैंने कुछ सामान खरीदा, वो सामान जिस दुकानदार से खरीदा उसकी वहां पर आमदनी हुई, बिक्री हुई, उसमें उसका कुछ प्रॉफिट बचा होगा। तो क्या हो रहा है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता जा रहा है। तो पैसा कहां से आ रहा है, कहां पर जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग चीज है। सोचिए, आप छोटे हैं अभी, यार जब हम लोग छोटे और भी छोटे हुआ करते तो कैसे सोचते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है ना, कैसे बन रहा है। अब पैसे का मतलब यहाँ पर करेंसी से हम सीधे सीधे नहीं निकालेंगे। करेंसी तो कागज है, डिमोनेटाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हम लोगों ने कहां पर पढ़ा है? जो बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स उन्होंने पढ़ा हुआ है। अब डीमोनेटाइजेशन में आपको पता चल गया था कि तो रद्दी है, कागज है, वो वैल्यू नहीं है। मनी में हम लोग रियल गुड्स और रियल वैल्यू की बात भी करेंगे, रियल सर्विसेज की बात भी करेंगे, वास्तव में जो सर्विसेज है। तो इन सारी चीजों को समझेंगे। दो चीजें समझना स्टार्ट करेंगे कि करेंसी यानी कि जो मुद्रा है वो मैटर करती है, या फिर वास्तविक वस्तुएं और सामान मैटर करती हैं, या दोनों ही मैटर करती हैं। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी में यानी कि मुद्रा भी मैटर कर जाती है, कैसे कर जाती है, सारी चीजों को समझेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये समझना इंपॉर्टेंट है, एक चक्रीय क्रम बन रहा होता है। चक्रीय क्रम किस चीज का? कि आमदनी इधर से उधर गई, उधर से इधर आई, इधर से उधर गई, फिर वो पूरा चक्कर, एक जो चक्कर है वो कंप्लीट हो गया। तो वो चक्कर कैसे कंप्लीट होता है इसकी बात करेंगे। ठीक, अच्छा, और क्या आएगा? और इसके बाद हमारा आ जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। मैंने बताया था कि एक तो बोला था कि आप क्या करो, सबकी इनकम जोड़ दो, आय विधि। हम क्या निकालने हैं? आय निकालने, सबकी आय जोड़ दी। लेकिन ये तीसरा मेथड है। इससे पहले क्या है? उत्पाद विधि है, प्रोडक्ट मेथड। ये क्या होता है इसकी बात भी करेंगे। एक होता है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। सारे लोगों का खर्चा जोड़ दो, सारे लोग जो खर्च कर रहे हैं। तो आप सोचोगे आपके यहाँ पर जो आपके पापा को सैलरी मिल रही है, या मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है, तो उनको जो पैसे मिले वो भी तो विभाग का खर्चा हो गया ना, विभाग का तो खर्चा हुआ। तो सारे लोगों का खर्चा जोड़ दो तो भी हो जाएगा, या हर तरह का प्रोडक्ट जोड़ दो तो भी हो जाएगा। तो अलग अलग विधियां हैं, इसमें से कौन सी विधि को हम लोग ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, तीनों का क्या मतलब है, इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। और जो चक्कर होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि यहां पर आपने क्या हुआ, कुछ प्रोडक्शन बनाया, तो जिन लोगों ने प्रोडक्शन दिया उन लोगों को आपने इनकम दी, इनकम जिन लोगों को मिली उन्होंने पैसे खर्च किए, उस खर्च से क्या हुआ, वो भी किसी ना किसी का लिए सैलरी हो रही होगी। तो ये तो खाली ऐसे बना हुआ है, आप इसको नोटेशन की तरह देख सकते हो, सिंबॉलिक है।
लेकिन ये 3 मेथड्स हैं, तीनों ही अप्रोच हमें पहुंचा देते हैं कहां तक, नेशनल इनकम तक, राष्ट्रीय आय की गणना तक। ठीक है, अच्छा अब समझिए एक और उद्देश्य जो है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी, इसको भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, बहुत कॉमन टर्म है। इसको भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं कुछ अवस्थित, ऐसा कुछ बोला करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सूचकांक होते हैं, हाँ अवस्थितिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अवस्थितिक डिफ्लेटर को। तो ये सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक को हम लोग बोल देते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये क्या होता है इसकी बात भी करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सूचकांक होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऐसे होलसेल प्राइस इंडेक्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोक कीमत सूचकांक, थोक में सामान लिया है, होलसेलर से लिया है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वो चीज क्या होती है, और ये सारी इंडिसेस जो हैं, इन सूचकांकों का क्या मतलब है इसकी बात करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम लोग कई बार महंगाई वगैरह निकालते हैं ना, तो उसमें इस तरह के प्राइस इंडेक्सेस का बहुत महत्व आता है। जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है ना, एक मूवी आई थी पीपी डायन, जिसमें महंगाई डायन खाए जाते, इस तरह का गाना भी था। तो वही महंगाई को जब हम लोग पढ़ेंगे तो सीपीआई और किन किन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, कैसे महंगाई निकाली जाती है, कब बोल सकते हैं कि महंगाई ज्यादा है ना। कुछ लोग हैं जिनको लगता है हमेशा ही महंगाई है, ऐसा नहीं होता है। कई बार वही चीज आप सोचिए कि आपको कभी 20 रुपए का प्याज मिल रहा है, अगले दिन 10 रुपए का भी मिलने लग सकता है, अगले दिन मतलब 2-4 दिन में मिल सकता है, तो वो चीज सस्ती हो गई, तो आप वहां पर बोलोगे क्या कि सस्ता हो गया है ना। हम लोग ऐसा ही बोलते हैं यार सब्जी बहुत सस्ती मिल गई, बट इन जनरल महंगाई हमेशा बनी हुई है क्या, वो महंगाई की दर क्या है, कम कितनी है। एक बार मनमोहन सिंह जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि 100 दिन के अंदर वो महंगाई को कंट्रोल में कर लेंगे, फिर उस पर भी थोड़ा सा राजनीतिक बवाल हुआ था। तो कई बार वो महंगाई को कम कर लेंगे का मतलब क्या होता है, तो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में आप महंगाई को कैसे कैलकुलेट करोगे, इन सब चीजों की भी बात करेंगे आगे, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इन सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, जो कीमत सूचकांक आदि आदि है। फिर क्या है, और उद्देश्य क्या है, किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को देखने में आने वाली समस्याएं, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार भी है। अगर हम लोग ये मान लें कि जीडीपी बढ़ानी है, जैसे किसी पार्टी और राजनीति हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें किसी बुक को बुरा मानने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। अब अर्थशास्त्र में हमारे मोदी जी ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला कि हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, $5 ट्रिलियन की। अच्छा, कितने साल में बना देंगे, इसका लेकर के थोड़ा मतभेद है, चलो कोई बात नहीं। $5 ट्रिलियन की, ठीक है। अच्छा, अब ये $5 ट्रिलियन कितने समय में बनेगा, इसको लेकर के चलो मान लीजिए अभी के हिसाब से जो कुछ रेट आता है उस हिसाब से हमें 18% के आसपास से कुछ ग्रो करना चाहिए, ऐसी बात आती है। तो वो तुम कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब जिस समय सीमा में बोला गया उसमें नहीं बन पाएंगे। लेकिन मान लो हम बन भी जाते हैं, तो क्या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर हम बन जाते हैं तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि देश खुश हो गया, क्या ये बोला जा सकता है क्या, आप समझ रहे हैं। तो यहां पर उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही होती हैं। तो जीडीपी को हम देश में, समझ रहे हैं ना, किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में, मतलब सूचक समझ रहे, इंडिकेटर है। तो आपको पता चलेगा कि जीडीपी, अभी हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो लगभग समझ लीजिए कि $3 ट्रिलियन से थोड़ी कम है। तो क्या हम 3 से 5 पहुंचेंगे, निश्चित पहुंचेंगे, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन क्या सिर्फ जीडीपी मैटर करती है, क्या जीडीपी को देख करके हम किसी देश के समस्त कल्याण की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो जीडीपी एज ए पैरामीटर लैक करता है। ठीक है, अब इसी में एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं, इसको डिटेल में बात करेंगे। आप पानी पीते हैं, गांव में हैं, बढ़िया पानी है, मस्त नदी का ठंडा पानी मिल रहा है और पॉल्यूटेड भी नहीं है, आसपास का वातावरण इतना अच्छा है कि आप सीधे नदी से पानी पी सकते हैं, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, वो उसमें मिनरल्स भी बहुत अच्छे हैं, वो पानी बहुत अच्छा है। दूसरा है, शहर में आप रह रहे हो, आप आ गए, आपको बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पे पानी पीने का सीन नहीं है, आपने देखा यहाँ पे पानी जो भी है बहुत गंदगी है, शहर में प्रदूषण भी बहुत हो रखा है, तो किसी भी नल से आप पानी नहीं पी सकते, बीमार पड़ने के चांसेस हैं। तो आपने वही पानी 20 रुपए में खरीद दिया, तो गांव की जीडीपी तो नहीं बढ़ी, क्योंकि वो तो फ्री में अवेलेबल है। हम लोग तो उन्हीं चीजों को नाप रहे होते हैं जो लोग पैसे में आप खरीद बेच रहे हो जीडीपी में, तो वहां पे तो वो चीज फ्री में मिल रही है, तो वो फ्री में मिल रही है, तो उसको हम लोग जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। यहां पर आप 20 रुपए में 1 लीटर पानी खरीदोगे, उसको बढ़ा माना जाएगा कि जीडीपी देखो 20 रुपए से बढ़ गई, तो यहां पर आपको लगेगा 20 रुपए से बढ़ गई है, वहां पे तो कुछ नहीं बढ़ा। तो ऐसा इंप्रेशन बन सकता है कि जीडीपी ज्यादा है तो यहां पर चीजें अच्छी होंगी, लेकिन उल्टा हो रहा है इस वाले केस में। तो वहां तो पानी अच्छा मिल रहा है, किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं और अच्छा पानी है। यहां पर मजबूरी है, इसलिए आप 20 रुपए पैसे खर्च करके ला रहे हो, और जरूरी नहीं कि वो पानी भी उसकी तुलना में अच्छा हो। तो कई बार जीडीपी उस तरह की समस्याएं लेकर के जाती है, इसलिए सिर्फ जीडीपी के पीछे भागने की हमें जरूरत नहीं है। जीडीपी में कौन कौन से कमियां होती हैं, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग जो है ना, उसको एक तरह से एक परिचय हम लोगों ने देखा, उद्देश्य क्या क्या इसकी बात की है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उनकी बात करेंगे।
ठीक, अच्छा, ये हमारे कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ साहब, ठीक है। अच्छा, इन्होंने किताब लिखी थी, क्या थी किताब, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेचर मतलब प्रकृति, कॉज मतलब कारण, किसके कारण, वेल्थ ऑफ नेशंस, अलग अलग देशों के पास जो संपदा है, धन है, उसके क्या कारण है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें इन्होंने क्या की, इंक्वायरी की, ठीक है, उसके बारे में जांच पड़ताल की। आप समझ रहे हैं कि कोई देश पैसे वाला है तो क्यों है ना, क्या चीज है जो उसको पैसा वाला देश बनाती है। ठीक, हम लोग का तो वंदे मातरम भी है, सस्य श्यामला मातरम, है ना, वंदे मातरम। तो जो हमारी भूमि है, हमारी जमीन है, वो बहुत अच्छी है। हमारे देश में गंगा यमुना के बीच का दुआव है, जो पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड मास के रूप में आता है। ऐसे ही आप अगर डेक्कन प्लेटू पे जाओगे तो वहां पर कपास वगैरह की खेती के लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी जमीन हमारी। हमसे 3 गुना बड़ा चीन है एरिया में, अगर आप देखेंगे 3 गुना बड़ा चीन है, और हमारे यहाँ पर कुछ 141 मिलियन हेक्टेयर्स इतनी जमीन है खेती करने योग्य। चीन में सिर्फ 80 के आसपास है। हालांकि वो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी में हमसे आगे निकल गए हैं, बट जमीन हमारे यहाँ पर खेती करने योग्य बहुत अच्छी है। और पहले तो सिर्फ खेती इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, आज से 250 साल 300 साल पहले की बात करेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन में जो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती तो वो हमारे पास है, तो हमारे देश हमेशा बहुत महान होना चाहिए, मतलब पैसे के ढंग से हमेशा ही पावरफुल रहना चाहिए, ऐतिहासिक दृष्टि से रहा भी है। लेकिन जमीन के साथ साथ वन है, अलग तरह के खनिज है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि सिर्फ खेती तो हो नहीं रही होती है। तो क्या कोई देश जो प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा संपदा से परिपूर्ण है, उसको हम धनी बोल सकते हैं क्या? सोचिए, एकदम ऑब्वियस लगता है कि भाई जहां पर कोयले की खदान भी हो, आयरन ओर्स भी बहुत अच्छे हों, जंगल भी बहुत अच्छे हों, जमीन भी बहुत अच्छी हो, तो वो देश तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। आज अगर आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम में और प्रति व्यक्ति आय में, तो कुछ कुछ कंट्रीज हैं, कुवैत है, कतार है ना, ठीक, ये बहुत ऊपर आ जाते हैं, ये आपके मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं, कतार बहुत आगे आता है। ऐसे हालांकि यहाँ पर भी तो प्राकृतिक संपदा ही आ गया, इनके यहाँ कच्चा तेल निकल आया, क्रूड ऑयल आ गया, और ये लोग पैसे वाले देश हो गए। पूरा का पूरा रेगिस्तान हुआ करता था, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, ये सारी कंट्रीज काफी तेजी से पैसे वाले देश बन गए। तो यहाँ पर प्राकृतिक संपदा निश्चित रूप से एक फैक्टर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, अफ्रीका में अगर आप देखेंगे, लैटिन अमेरिका में देखेंगे, तो इन सारी जगह पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब देशों में गिनी जाती है, इनकी ऐसी स्थिति है। और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो बहुत ज्यादा है। कई आप ऐसे देश देखेंगे जहां पर, जैसे आप अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएंगे, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है। स्कैंडिनेवियन में तो वैसे 3 ही कंट्रीज हम लोग मेनली मानते हैं। इनमें क्योंकि ये इतनी ज्यादा ऊपर रहते हैं कि यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत फ्लक्चुएट करती है। जब गर्मी रहेगी तो 16-16 घंटे तक आपको सूरज दिख जाएगा, जब 16 घंटे क्या 18-18, 19-19, 20-20 घंटे तक दिख जाएगा। रात के 9 बज रहे होंगे और आपको सूरज दिखेगा, ऐसा भी हो जाएगा। और ऐसा क्या होगा, जब सर्दी पड़ रही होगी तो 3 से 4 घंटे की रोशनी रहती है। तो यहाँ पर इस तरह की समस्याएं भी आ रही होती हैं, बहुत ठंडी रहती है, तो आपको एनर्जी भी अलग से लगानी पड़ती है। कई चीजें हैं जो उनके पास संसाधनों की कमी आपको दिखेगी। लेकिन वो देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले देश भी माने जाते हैं, जहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। तो क्या प्राकृतिक संपदा एकमात्र फैक्टर है, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भी या नहीं है, इन सब की बात करेंगे। तो इन्होंने जो बात की थी ना, वो यही बात की थी। यहां से प्रश्न क्या उठ करके आता है कि भाई कोई देश गरीब है तो क्यों, कोई देश पैसे वाला है तो क्यों। समझ रहे हैं आप क्या है, देश अमीर और गरीब कैसे बनते हैं। अच्छा, कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के कारण अमीर है क्या? अगर उसके पास पैसा है, संपन्न है, तो वो क्यों है? क्योंकि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, ये कारण है। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस हैं, अब इनको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, कोई देश है, ठीक है, क्या है, संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। ठीक, ये 2 क्षेत्र, अफ्रीका तो बहुत महाद्वीप ही है, लैटिन अमेरिका भी आप साउथ अमेरिका का जो रीजन देखेंगे, सेंट्रल अमेरिका और उसके नीचे वाला रीजन, इनमें क्या है, विश्व के सबसे गरीब देश पाए जाते हैं। जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास प्राकृतिक संपदा का काफी अभाव है। और अफ्रीका के ये वो सारे देश, आप कांगो की बात करेंगे ना, कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, बहुत सारे देश हैं अफ्रीका में जहां पर बहुत प्राकृतिक संपदा है, बहुत प्राकृतिक संपदा है। अब तो चीन ने वहां पर भी एक तरह से कब्जा कर रहा है, पैसा देकर के, वहां की माइंस वगैरह भी लेकर के सब कुछ एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। लेकिन उस प्राकृतिक संपदा के बाद भी वो लोग बहुत गरीब हैं। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि प्राकृतिक संपदा ही फैक्टर नहीं है, और शायद बहुत बड़ा फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया अपने को
कि जो प्राकृतिक संपदा है ना, और ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज, वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, वे देश सबसे धनी है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज अगर हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं कोई देश धनी है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं। एक होता है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय, हर आदमी के पास कितना संसाधन है, किस तरह का उसका जीवन है, ये सारी चीजों में उसके पास कितना पैसा है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे, फिर उसकी आमदनी कैसी हो रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है वही धनी है ऐसा नहीं है, या वो धनी है भी ऐसा भी नहीं है, समझ रहे हैं, और धनी नहीं है ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक रूप से आपके पास अगर बहुत संपदा है तो आप जरूरी नहीं कि पैसे वाले हो, है ना। वो एक फैक्टर है, नो डाउट एक फैक्टर है, लेकिन वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बहुत सारी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। और वो चीज क्या होती है इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा अपने को देश में भी बनाना है, हमें भी तो अपने देश से गरीबी उन्मूलन करना है, हमें भी तो चाहिए कि हमारे देश में सारे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अच्छा हो, तो कैसे हो ये समझना है अपने को, है ना। तो इसमें क्या आता है कि एक समय था पुराने के टाइम पर जब प्राकृतिक संसाधन जो थे ना उनको देश की संपदा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक, क्योंकि पहले ज्यादा चीज थी नहीं, एग्रीकल्चर था, मैंने बताया 250-300 साल पहले, तो उस समय पर भारत बहुत धनी भी था बाकी देश पूरी दुनिया भर की तुलना में, अच्छा बहुत धनी हुआ करता था। करीब करीब हम लोग 25% बनाते थे, मतलब पूरे दुनिया का 1/4 प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर ही हो रहा होता था, ठीक है, पूरे देश दुनिया भर के जो जीडीपी है उसमें हमारा इतना हिस्सा हुआ करता था, ठीक। लेकिन उस समय पर भी उत्पादन प्रक्रम, ये टर्म समझ लो, उत्पादन प्रक्रम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। और अभी आएगा फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, के द्वारा संसाधनों का रूपांतरण करना होता था। संसाधनों का रूपांतरण आपको चेंज करने होते हैं, संसाधनों को एज इट इज रख करके धनी नहीं बन सकते, संसाधनों का रूपांतरण तब भी हमें करना होता था उस समय पर भी, ठीक। तो अच्छा ये समझ में आ गया, और क्या समझ में आया, अभी इन सारी चीजों को हम लोग और डिटेल में समझेंगे ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। क्या है, किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है, मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, उत्पादन का प्रवाह, इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, उत्पन्न हो, एक प्रोडक्शन का फ्लो बन जाए, एक चक्का चलने लग जाए, अभी चक्का जाम हो गया, चक्का जाम बोलते हड़ताल कर देते, तो चक्का चलना स्टार्ट कर जाए, घूमने लग जाए, ठीक, और क्या हो जाए उससे, वो चक्का चलने लगे तथा उस प्रक्रम से कैसे आय यानी कि आमदनी और संपत्ति का सृजन किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी सी बात है, सिर्फ प्राकृतिक संसाधन से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारे लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों, सारे लोग मतलब अच्छे से, जो प्रोडक्शन का चक्कर है, सारे लोग इन्वॉल्व होने का मतलब नहीं है, प्रोडक्शन का जो सर्कल है, फ्लो है, वो बन जाए, फ्लो समझना, ऐसे धार बह रही है, तो किसकी धार बह रही है, उत्पादन की, वो कैसे शुरू हो, और उसके थ्रू ही क्या कर पाएंगे हम लोग, उस धार की वजह से ही आय यानी कि आमदनी लोगों को मिलने लगे, और धीरे धीरे क्या हो जाए, जो हमारी संपदा है उसका सृजन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो था हमारे सेकंड चैप्टर का, डिटेल में नहीं गए हैं, एक तरह से ओवरव्यू हम लोगों ने बनाया है, क्या उद्देश्य इसकी बात की है। अब फ्लो ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इसकी बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से। कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो क्यों नहीं किया भाई, कौन सी मतलब क्या समस्या क्या है, हम लोग सब लोग आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं, आपके सहयोग की में बहुत जरूरत है, प्लीज हमें सपोर्ट करिए, जिनको जानते हैं उनकी मदद करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बाकी लोगों के पढ़ने में भी सबका फायदा है, आपकी पढ़ाई से मुझे फायदा, आपके दोस्तों की पढ़ाई से आपको फायदा है, ठीक। तो वो सारी चीजें भी हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। मिलते हैं।